हेलो बच्चों, तो कैसे हो? तो आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे। देखो आज वाला टॉपिक क्या था अपना? तो आज वाला टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन खत्म करा दिया है पूरा। ठीक है, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैंने आपको नेमिंग प्रिपरेशन करा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्ड लेक्चर आएगा ये। ठीक है, कौन सा? आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है अपने को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो वही है जो आप थोड़ा बहुत पीछे पढ़ के भी आते हो। ठीक है ना, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी आपको हेलो एल्केन में भी पढ़ाई थी। तो जो डिटेल वहाँ बताई थी वही डिटेल्स यहाँ भी लगेगी, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो वो चेंज जो भी होगा वो अपन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब सुनो, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि आपको ये देखना है कि वो फिजिकल बिहेवियर किस तरीके से शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या है, देखो एक तो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O वाला और एक OH वाला ग्रुप है। तो उन दोनों में से ये देखना है कि इसकी वजह से क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। ठीक है, देखो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में से 5 पॉइंट पढ़ने हैं। कौन कौन से सुनना? फिजिकल स्टेट, स्मेल, सॉलिबिलिटी, BP और MP। इस तरीके से क्या आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर। पांचों टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट का आता है और इस चैप्टर का तो पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एक, ध्यान रखना, इस चैप्टर का क्वेश्चन फिक्स से आपके आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ तो आप अपने गांठ बांध के लिख लेना। और दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे अब धीरे धीरे ना घटते जा रहे हैं। भाई क्यों, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्या इस आशा में हो क्या कि स्कूल खुल जाएंगे अब? हैं तो इस आशा में मत रहो। अभी भी मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, पढ़ो, जितना आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो अभी। ठीक है ना, क्योंकि आप ये मत रहो कि हमारे स्कूल खुलेंगे तो सर कराएंगे। बिल्कुल कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। अभी तो क्या है, अपन फ्री है, जितना पढ़ सकते हो फ्री माइंड पढ़ लो। ठीक है ना, फिर स्कूल में भी क्या है कि आया राम गया राम की तरह काम हो जाता है, आया फटाफट कराया और भागा। ठीक है ना, इसलिए जितना आपको कराया जा रहा है वो फटाफट यहाँ से तैयार करो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सुनना, फिजिकल स्टेट पढ़ना है अपने को। अब फिजिकल स्टेट क्या है कि सर ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो सुनना, होता क्या है, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक के, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक के जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड। किस फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। याद रखना, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज सुनो, कार्बन 11 से लेके कार्बन N तक के, कार्बन 11 से लेके कार्बन N तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं वो सुनो होते हैं सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड। ओसवाल साबुन देखा है? ओसवाल साबुन, तो ओसवाल साबुन जो होता है ना वो एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो एक लॉन्ग चेन है। मतलब ओसवाल साबुन नहीं, जितने भी साबुन आप देखते हो तो साबुन जितने भी, मतलब आप कपड़े धोने वाले साबुन जितने भी देख रहे हो, तो उसके अंदर क्या होती है कि एक लंबी कार्बोक्सिलिक चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। तो वो जितने भी आप साबुन वगैरह देख रहे हो ना वो मतलब कार्बन 10 से ज़्यादा वाले कंपाउंड है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो वो देखना, आप कभी भी साबुन को देखते हो ना तो साबुन आपको एक तो सॉलिड मिलता है, ठोस। भाई दुकान से लेके आते हो तो ठोस ही तो आता है। जैसे एक साबुन का पैकेट लेके आते हो 4 बट्टी आती है कि नहीं आती है? तो उसके अंदर वो सब सॉलिड होती है। ठीक है, तो मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि कार्बन 11 से ऊपर के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब आपको सॉलिड मिलेंगे। दूसरी चीज़, वो वैक्स टाइप के होते हैं। वैक्स जानते हो ना, मतलब मुलायम से। जैसे आप साबुन को जोर से दबाओगे ना तो देखना उसका कचूमर निकल जाता है, तो मोम जैसे होते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना, तो सॉलिड वैक्स टाइप होंगे। आई बात समझ में? वैक्स के जैसे होते हैं, तो याद रखना, सॉलिड वैक्स लाइक होंगे। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चाहे मैं आपको बोलूँ डिटर्जेंट हो या फिर आपका साबुन हो, दोनों के दोनों जो होते हैं वो लंबी कार्बोक्सिलिक चेन होते हैं। अब साबुन के रेफरेंस से बात करोगे तो सोडियम पोटेशियम की लंबी कार्बोक्सिलिक चेन होती है, जबकि डिटर्जेंट के केस में बात करोगे तो अमोनियम सल्फोनेट की लंबी कार्बोक्सिलिक चेन होती है। तो ये क्या है, थोड़ा आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये आप 10th में भी पढ़ के आए हो। तो वो जो 10th में पढ़ के आए थे ना वो यहीं से था, बस वहाँ बताया नहीं जाता, यहाँ बता दिया जाता है। ठीक है, एक आगे चैप्टर और आएगा आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है आपके 12th का, उसके अंदर भी यही बात आपको बताई जाएगी। ठीक है, वहाँ तो पूरी डिटेल में स्टडी है इसकी, साबुन के ऊपर ही।
तो वहाँ अपन नहीं चलेंगे, अपन जो यहाँ से बेसिक सीख सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया अभी, ठीक है। मतलब आप जो साबुन वगैरह देख रहे हो एक लंबी चेन है, किसकी, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की। आगे बात समझ में। दूसरी चीज़ सुनो, स्मेल। देखो स्मेल की बात करोगे तो मैं आपको बताऊं, कार्बन, आप जैसे स्मेल की बात करोगे तो देखो इनके अंदर कोई इंटरेस्टेड स्मेल नहीं आती है। मतलब जो देखो लोअर मेंबर होते हैं ना, लोअर मेंबर, उनके अंदर तो फिर भी स्मेल आती है, लेकिन जो हायर मेंबर की तरफ आप जब जाते हो, जैसे कार्बन 9, 10, 11, 12 कार्बन 12, 15 तक के, 15 या आगे जैसे जैसे आप बढ़े जा रहे हो, तो उनके अंदर क्या होता है कि स्मेल कोई इंटरेस्ट वाली नहीं आती है, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्मेल के अंदर। तो ध्यान रखना, स्मेल की मैं बात करूँगा तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में तो स्मेल आती है, जबकि जो हायर होते हैं उनके अंदर किसी भी टाइप की स्मेल नहीं आती। आगे बात समझ में, बात आ रही है समझ में। तीसरी चीज़ सुनो, सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो स्मेल वगैरह कोई आपसे नहीं पूछता है, आगे के बात समझ में। बस आपसे तो पूछता क्या है, वो पूछता है आपसे एक स्टेट। तो स्टेट में मैं आपको बता दूं, जैसे एक्सटर्नल क्या है, एक बार पूछ लिया था कि साबुन जो होता है वो बताओ क्या है, तो लंबी कार्बोक्सिलिक चेन है। अब उसने फिर यही घुमा के पूछ लिया कि एक बात बताओ बेटा, तो आपने पामिटिक एसिड या स्टेरिक एसिड सुना होगा, C17H35COON, ये 10th में भी था आपके, ठीक है ना। तो उसने पूछ लिया कि बेटा जब ये C17 है तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो उसके दिमाग में आपको खुद समझ में आना चाहिए, जब आप ये बोल रहे हो कि साबुन ठोस होता है सर, तो साबुन के अंदर 17 कार्बन है, तो 17 कार्बन है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब साबुन सॉलिड होगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल घुमा घुमा के पूछ लेता है। बात आ गई समझ में। अब सुनो सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का आपको एक ही लफड़ा बता रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी आप जानते हो किस में घोलेंगे, अपन पानी के अंदर घोलेंगे। तो मेरी बात सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो लगभग सारे जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उन सब के अंदर घुलता है वो। बात आ रही है समझ में, उन सब के अंदर घुलता है। तो सॉल्युबिलिटी के केस में यदि मैं बात करूँ तो ये जो है डिसॉल्व होगा इन ऑल ऑर्गेनिक, ऑल तो नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं मैक्सिमम उनके अंदर ही घुलता है। आई बात समझ में, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में। अब तीसरी चीज, ये सर पानी में घुलता है क्या, तो बिल्कुल आप अब खुद सोचो कि यह पानी में घुल सकता है, तो बिल्कुल घुलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्योंकि सोचो ग्रुप ही कौन सा है, C डबल बॉन्ड O और ये H, बोले यही तो ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैठी हुई है पहले से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो आपको पता है पानी में सॉल्युबिलिटी घुल जाती है, मतलब वो घुल जाता है आसानी से। आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो पानी के अंदर घुलता है और बहुत अच्छा खासा घुलता है, याद रखना। अरे भाई आपका साबुन है तभी तो पानी में घुल रहा है, सोचो एक बार खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि उसके अंदर पोलर पार्ट है, तो वो पोलर पार्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO- वाला पार्ट होता है ना, पानी उसको खींच लेता है अपनी तरफ। बात आ रही है समझ में। इसलिए आपके कपड़े वगैरह धुलते हैं। मिसेल फॉर्मेशन पढ़ा होगा आपने 10th में, वो इसी से निकल के आएगा, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे अपन, यहाँ की कहानी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आपको जो समझाना था वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पानी के अंदर घुलता है, क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बात आ रही है समझ में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, रख लोगे याद। चलो आगे बात ये तो समझ में। आपसे कोई पूछ ले सर, देखो एक नंबर में रीजन ही पूछेगा छोटा सा कि पानी में क्यों घुलता है, तो सिर्फ एक लाइन लिख के आनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फालतू लिखना ही नहीं है कुछ भी। आगे की बात समझ में। आगे चलो देखो, अगली बात करेंगे किसकी, बीपी की, बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो अब बीपी पे आते हैं। अब बीपी की सुनना, बीपी ये है कि देखो आप कितनी जल्दी उसका वेपर बना सकते हो, मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, मतलब जब आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करना स्टार्ट करो तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये क्या हो जाए, वेपर फेज के अंदर चेंज हो जाए। वेपर फेज मतलब वाष्प अवस्था में चेंज हो जाए, आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, तो यहाँ मैंने आपको पीछे भी एक चीज़ें पढ़ा रखी कि जितनी ज़्यादा पोलरिटी होती है, ध्रुवीयता जितनी ज़्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं ना, इन सब की पोलरिटी बहुत अच्छी वाली होती है। ध्यान रखना, पोलरिटी मतलब ध्रुवीयता बहुत अच्छी खासी होती है।
पोलरिटी होने के साथ साथ एक चीज़ और बताऊँ आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एडिशनल बॉन्डिंग आने के कारण बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप एक तो अल्कोहल की बात करो और एक किसकी बात करो, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब आपके दिमाग में एक चीज़ समझ में आती होगी कि सर अभी तक तो आपने पोलरिटी बोला कि पोलरिटी बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आती है तो भी बीपी बढ़ता है, लेकिन इसके अंदर मैं बताऊँ आपको दोनों चीज़ें, पोलरिटी भी है साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। आई बात समझ में? आप यदि अल्कोहल से कंपेयर करो तो अल्कोहल से आप कंपेयर करोगे तो अल्कोहल से कंपेयर करने पे आपको समझ में ही आएगी बात कि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। आती बात समझ में? तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बातें मेरी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो एक तो मेरे पास में क्या हो, ये हो HCHO, सॉरी HCHO नहीं, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ CH3OH। देखो ये अल्कोहल है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, देखो HCOOH। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका अल्कोहल। अब अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें एडिशनल पोलरिटी भी आ गई है, एडिशनल ध्रुवीयता भी आ गई है। अब पोलरिटी आने से पोलरिटी ऐसा हुआ क्या कि सर पोलरिटी आ गई, तो सुनना, एक तो सर एक बात ये समझ में आती है कि क्या है, घर के बगल में काम चल रहा है इसलिए ये इतना गाड़ियाँ वगैरह आती है जाती हैं ना, रोड के पास ही लगा रखा है सारा सेटअप, है ना, रोड के पास ही कमरा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इधर सुनो, HCOOH, ठीक है, ये जल्दी कहीं शिफ्ट करूँगा दूसरी जगह, ठीक है ना, दूसरी जगह ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ कोई आवाज़ करने वाला नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा तब करूँगा जब वहाँ पे मेरे पास में, देखो आपकी जल्दी मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा फिजिक्स की भी, ठीक है, मैथ्स की तो आ ही रही है आपके पास में, फिजिक्स की भी आ जाएगी क्लास थोड़े दिनों में, ठीक है, और थोड़े दिनों में बायोलॉजी की भी आ जाएगी। तो बायोलॉजी की अपने सुबोध जी सर लेंगे, कई बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से टीचर्स आ नहीं पा रहे हैं, आएंगे जब जल्दी ही स्टार्ट करेंगे सारी क्लासें, ठीक है ना। तो सुनो, अब यहाँ भी आओ, ठीक है, तो जब वो आ जाएंगे तब इसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ताकि क्या है कि पॉल्यूशन वगैरह ये जो नॉइस वॉइस का है ये सब हट जाएगा, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा सुनते रहो ये आवाज़ें, ठीक। देखो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक और ये आपका अल्कोहल, है ना। इसमें देखो एक कार्बोनिल ग्रुप भी एक्स्ट्रा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी थी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी थी, लेकिन इसमें कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण, सुनना, होता क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के कारण एक एडिशनल पोलरिटी आ जाती है। तो होता क्या है कि सबसे ज़्यादा, मतलब जितने भी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, जैसे अल्कोहल पढ़ के आए, ईथर पढ़ के आए, एल्डिहाइड पढ़ के आए, कीटोन पढ़ के आए, उन सबसे ज़्यादा इसका क्या आ जाएगा, इसका उन सभी से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? आपसे कोई बोले ईथर, तो बिल्कुल ईथर से भी सबसे ज़्यादा होगा। मेरी बात आ रही होगी आपको समझ में? देखो एक चीज़ तो ये आ रही समझ में, सर सबसे ज़्यादा इसका होगा, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको 3-4 दे दूँ मैं, जैसे देखो कैसे, एक तो ये दे दिया HCOOH, एक ये दे दिया CH3COOH, एक ये दे दिया C2H5COOH, मतलब एक तो दे दिया मेथेनोइक, एक दे दिया एथेनोइक और एक दे दिया प्रोपेनोइक, 3 दे दिया आपको। मैं तीनों के आपसे पूछ रहा हूँ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसमें आप जब बात करोगे तो आपको एक बात समझ में आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी पोलरिटी सब में आएगी, क्योंकि सर COOH ग्रुप है, क्योंकि एडिशनल एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो पोलरिटी तो तीनों के अंदर आएगी। तो अब पीछे वाले लेक्चर्स पे जाओ, कुछ दिमाग लगाओ, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलरिटी सबके अंदर दिख रही हो तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन मॉलिक्यूलर वेट की तरफ। याद है वो लिखा रखा है आपको, पहला देखो ये था कि BP जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? हाइड्रोजन बॉन्ड के। बोला था कि नहीं बोला था? दूसरा आपको क्या बोला था कि BP जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगती है, लेकिन दूसरी चीज अब आप आओ कि BP जो है मॉलिक्यूलर वेट के सीधे प्रोपोर्शनल है।
तो इसका मतलब जहाँ मोलिकुलर वेट बढ़ेगा उसका वेपर इजीली नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कि उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा वेपर बनाने के लिए। इसका मतलब जो भारी है उसका वेपर आसानी से नहीं बना सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये अभी सबसे ज़्यादा हेवी है, क्यों? क्योंकि C2H5COOH, ये CH3COOH है और ये HCOOH है। तो आपको मोलिकुलर वेट आते होंगे निकालना, तो इसका भी मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। जब इसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है तो इसका BP भी सबसे ज़्यादा होगा। बात आ गई समझ में? तीसरी चीज़ सुनो, तीसरी चीज़, यदि सर हमारे को क्या हो, वो आपको अब इस टाइप का कंपाउंड दे दें कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलरिटी भी हो, मोलिकुलर वेट भी सेम हो, लेकिन उनके मोलिकुलर फॉर्मूले सेम हो, वेट भी सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो, तो फिर क्या करोगे? तो फिर उसके लिए देखो नया कुछ बताता हूँ, ठीक है। देखो ये हटा रहा हूँ मैं सारा, ठीक है ना। देखो क्या सुनना, देखो ये दे दे आपको CCCCW, ठीक है। ये दे दिया आपको पेंटेनोइक एसिड, एक ये दे दिया आपको देखो, ठीक है, ये 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, और एक ये दे दिया आपको CCCWH, C और ये C, ठीक है ना। ये पेंटेनोइक, ये 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक, और ये आपके पास में 2,2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से देते हैं। अब इनके अंदर सबके अंदर जो आप फॉर्मूले आप देखोगे ना, तो सबके फॉर्मूले सेम है, सबके फॉर्मूले सेम है। अब क्या करोगे, जब सबके फॉर्मूले सेम है तो एक बार दिमाग इस तरीके से लगाओ मेरी तरह, जब सबके फॉर्मूले सेम है तो मोलिकुलर वेट तो सबका सेम ही आएगा। अब क्या करें सर, अब मैं आपसे पूछूं कि किसका बीपी ज़्यादा, तो फिर बीपी सुनना, बीपी फिर जब अपन इस तरीके से देख लेते हैं तो फिर बीपी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? ब्रांचिंग के, किसके? ब्रांचिंग के। तो ये तीन चीज क्या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ब्रांचिंग देखोगे तो ब्रांचिंग का मतलब ये है कि देखो साइड ब्रांचेस किस में ज़्यादा निकल रही है, मतलब एक मेन चेन तो थी और मेन चेन के अलावा साइड ब्रांचेस किस में ज़्यादा निकल रही है। तो देखो इसके अंदर लंबी है चेन, ये चेन लंबी है लेकिन एक साइड ब्रांच निकल रखी है, ये चेन भी लंबी है लेकिन इसके अंदर 2 साइड ब्रांच निकल रखी है। तो साइड ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होती है ब्रांचिंग उतनी ज़्यादा है। जब ब्रांचिंग ज़्यादा है तो एक चीज़ बताऊँ आपको, जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखो, एक तो ये है और एक ये है, तो इस और इस मॉलिक्यूल में जब मैं बात करूँगा ना तो इसका साइज छोटा हो गया है। जब साइज छोटा हो गया है तो हुआ क्या कि एरिया कम हो गया, और एरिया कम हो गया तो वांडरवाल फोर्सेस जो है वो, मतलब वांडरवाल बंद जो है वो कम हो गए। अब जब वांडरवाल फोर्सेस कम हो गए तो फोर्स कम होने के कारण क्या होगा कि इसका वेपर इजीली बन जाएगा, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा है और साथ ही साथ इसका वांडरवाल फोर्सेस भी ज़्यादा है। जब वांडरवाल फोर्सेस ज़्यादा है तो इसका बीपी भी ज़्यादा होगा। तो आपको एक बात अब समझ में आनी चाहिए कि जितना साइज छोटा होता जाएगा, या मैं एक चीज़ बोलूँ, ब्रांचिंग जितनी होती बढ़ती जाएगी एरिया कम होता जाएगा। इसका एरिया इतना है, इसका एरिया देखो छोटा सा है भाई, ये मॉलिक्यूल गोल होने को चला गया, मतलब इसकी स्फेरिकल सिमेट्री होने को चली गई, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। बात आती है समझ में? तो जितना कम एरिया होगा उसका वेपर इजीली बन जाएगा। बोले बात आती है मेरी समझ में? जब यहाँ से मेरी बात आती है समझ में तो इसका मतलब ये छोटा हो गया, तो जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा वांडरवाल फोर्सेस उतना डाउन हो जाएगा। जब वांडरवाल फोर्स डाउन होगा तो इसका बीपी कम हो जाएगा। बात आती है क्या समझ में? तो देखो इसको मैं ए बोल दूँ, इसको मैं बी बोल दूँ और इसको मैं सी बोल दूँ, तो मैं अब आपसे पूछूँ ऑर्डर बताओ ए बी सी का, तो ए बी सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ए, फिर बी और ये फिर सी। सबसे ज़्यादा वांडरवाल फोर्सेस इसमें लगेंगे, फिर इसमें लगेंगे और फिर इसमें लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक ही ब्रांचिंग है, इसमें दो दो ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बीपी कम। सी वाले में ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बीपी कम। बोले बात आ गई क्या समझ में? तो इस तरीके से आपसे पूछता है। अब ये तो बात ही आपकी थ्योरी से। कई बार क्या होता है आपको मल्टी फंक्शनल ग्रुप देता है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप में से आपसे पूछता है कि अब बताओ किसका ज़्यादा, फिर देखो अब क्या करना पड़ता है। तो ये सब मैं हटा रहा हूँ, है ना। अब आपसे ऐसे पूछता है, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें देता है वो, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी का मतलब मेरा ये है
कि देखो आपको एल्केन दे देगा, एल्कोहल दे देगा, ईथर दे देगा, एल्काइन दे देगा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप पीछे जितनी पढ़ के आ रहे हो सारे फंक्शनल ग्रुप देता है। मल्टी फंक्शनल ग्रुप देख के आपसे पूछता है कि ये बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा बीपी किसका है। तो देखो एक बार आपको सबसे पहले ये देखना है, मैं आपको ये देता हूँ CH4, एक तो क्या दे दिया मेथेन, एक मैंने आपको दिया CH3OCH3, एक ईथर, एक ये दे देता हूँ आपको CH3CH3, ये तो एथेन, ये ईथर और ये आपका एल्कोहल, ये हो गया आपका एल्कोहल C2H5OH। बात अब ये समझ, एक ये दे दे आपको CH3CHO, ठीक है, एक ये दे दे आपको CH3COCH3, ये दे देगा आपको, और एक ये दे दे हाँ CH3COOH। बोलो बात आ रही है समझ में, ये दे दे आपको, इसको मैं दे दूं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 और इसको 6। अब यहाँ से पूछता है कि सबसे ज्यादा बताओ बीपी किसका ज्यादा है। अब आपको एक चीज सीधी ध्यान रखनी है कि बीपी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सीधे प्रोपोर्शनल है। अब मैंने क्या किया, मल्टी फंक्शनल ग्रुप दे दिया भाई, पीछे जितने भी आपको पढ़ाया ना वो सारे दे दिया मैंने, तो मल्टी फंक्शनल ग्रुप दे दिए तो आपको क्या आना चाहिए बस। अब तो देखो सबसे ज्यादा किसका, अभी मैं खुद बोल रहा हूँ कार्बोनिल, क्योंकि इसके अंदर पोलरिटी कार्बोनिल ग्रुप के कारण, और दूसरी चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो इसका मतलब 6ठे नंबर का सबसे ज्यादा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग साथ ही साथ पोलरिटी हो रहा है। फिर ये देखो पोलरिटी कहाँ कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो और पोलरिटी कम हो, तो ऐसा सिर्फ एक एग्जांपल है कौन, एल्कोहल, तो एल्कोहल का ज्यादा होगा मतलब 3 वाले का। बोलो आती है बात समझ में, ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद बात करें, एक तो ईथर दे दिया और एक आपको एल्डिहाइड और कीटोन दे दिया। तो देखो जब आपको एक ईथर दे दे, है ना, एक तो ईथर दे दिया और एक आपको क्या दे दिया यहाँ पे, एक तो ये आपका ईथर हो गया और ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। तो जो ईथर है, ईथर वो बॉइलिंग पॉइंट कम रखता है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के कंपेयर में, ठीक है ना, ये याद रखना क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक। तो सुनना, अब ये भी एल्डिहाइड और ये भी ये कार्बोनिल और ये भी कार्बोनिल, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन भी कार्बोनिल ग्रुप में ही आते हैं। अब कार्बोनिल के कारण पोलरिटी ज्यादा है, यहाँ पोलरिटी नहीं है इतनी, जबकि यहाँ पोलरिटी इतनी ज्यादा है। तो सुनना, एल्डिहाइड कीटोन में भी आप बात करोगे तो किसकी ज्यादा, सुनो, एल्डिहाइड और कीटोन में भी आपको मैं बताऊं तो कीटोन की पोलरिटी ज्यादा होती है, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, मतलब जब एल्डिहाइड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना तब आपको मैंने पढ़ाया था, रख लोगे याद। तो सुनो, फिर इसकी जगह 5 वाले की, फिर 4 वाले की। यदि आप पीछे का लेक्चर देख रहे हो ना तो ये बड़े आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि वहां मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, इसलिए मैं फटाफट अब आपको कराया जा रहा हूँ। तो 6 के बाद में 3, फिर 5 और फिर 4। अब इसमें तो फिर 2 नंबर वाला, देखो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, लेकिन ये कभी बना तो सकता है ना फ्यूचर में, क्योंकि मान लो इसके पास में कभी HOH आ जाए इस तरीके से, तो ये OH और O बना तो सकता है। जब बना सकता है तो बिल्कुल ये एल्केन से ज्यादा अपनी क्या रखेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए क्या होगा 2 नंबर का सबसे ज्यादा और फिर 1 नंबर का सबसे कम रखेगा। बोलो आगे ये बात समझ में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बीपी का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बीपी निकालना आना चाहिए। बात आ गई समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आ गया होगा समझ में। मेरा डस्टर कहाँ गया, हो गया। उसके बाद सुनो, एक बात और करेंगे अपन, ठीक है। मैं सॉल्युबिलिटी में कुछ छुड़ा दिया आपको। सॉल्युबिलिटी में मैंने एक चीज छुड़ा दी आपसे पूछता क्या है, एक तो ये पूछता है, देखो सॉल्युबिलिटी में एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में एक बात तो ये समझ में आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। लेकिन कई बार क्या है, वो आपको एक चीज नहीं देता, वो 2-4 फॉर्मूले देके और फिर पूछता है कि बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, या ऐसे बोलता है इसको सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो सुनना, आपको HCOOH, फिर एक CH3COOH इस तरीके से देता है। तो मैं तो 2 ही एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो
जितना एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट बढ़ता है, सुनना, जितना एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट बढ़ेगा उसके जो हैं, मैं आपको बताऊं, नॉन पोलर वाला पार्ट बढ़ता है, इसका नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा है। याद करो मैंने आपको पीछे बता रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से कम आती है, याद है कुछ पीछे पढ़ा रखा है आपको ये चीज़ें ना। तो CH3COOH आने, CH3 या एल्काइल ग्रुप आने के कारण क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाता है, जबकि आपको पानी कैसा है, पोलर। तो पोलर डिजोल्व इन पोलर, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जैसा जैसे में घुलता है तो पोलर पोलर में घुलेगा। लेकिन पता ये लगा सर इसमें तो नॉन पोलर पार्ट आ गया, तो ये अब सॉल्युबिलिटी कम दिखाएगा। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, एल्काइल ग्रुप जितना बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा या बढ़ता जाएगा, ठीक है, एल्काइल ग्रुप इसमें है और इसमें नहीं है, तो ध्यान रखना नॉन पोलर पार्ट भी बढ़ेगा। जब नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। लेकिन अब मैं इसमें बात करूं तो इसमें एल्काइल ग्रुप बड़ा है तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया, और जब नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी घट गई है, और जब घट गई है तो ये आ जाएगा। तो अब आपसे कोई पूछ ले पेंटेनोइक एसिड है और एक ब्यूटेनोइक एसिड है, में पानी में ज़्यादा कौन घुलेगा, तो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि पेंटेनोइक में एल्काइल ग्रुप बड़ा है। बात आती है मेरी समझ में। चलो आगे चलें, हटाओ इसको, ठीक है। अब लास्ट एमपी की बात करेंगे अपन। अब मेल्टिंग पॉइंट सुनो, मेल्टिंग पॉइंट आपका ये है, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो सम संख्या, देखो मैं आपको एक यहाँ से एक ट्रिक बता रहा हूँ एमपी की मैंने अभी तक आपको कहीं ट्रिक नहीं बताई थी, यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सुनना। एमपी की ट्रिक क्या है, देखो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ 10 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड तक ही लगेगा, मतलब 10 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही लगेगा, ठीक है। सुनो क्या है ट्रिक, सम संख्या ठीक है, सम संख्या वाले कार्बन जो होते हैं, ठीक, मतलब सम संख्या वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मैं आपको बोलूँ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक में 2 कार्बन है CH3COOH, और एक मैं बोलूँ प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड में विषम संख्या में, क्योंकि 3 कार्बन है प्रोपेनोइक, है ना, विषम संख्या कार्बन का। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है, जबकि ये, तो ये सुनना ये क्या है CH3 COOH। आई बात समझ में? या फिर सर एक काम करो, थोड़ा और बड़ा ले लो एग्जांपल, और बड़ा ले लो थोड़ा, CH2 CH2 CH3, तो देखो इसके अंदर 4 हैं कार्बन, आई बात समझ में? जबकि इसमें भी मैं 4 कर देता हूँ, CH2 5 करते हैं इसमें, देखो है ना, COOH CH2 CH2, कुछ बताना चाहता हूँ वो एडिट सुनो, देखो 1 2 3 CH2 और ये CH3, देखो एक चीज अब आपको यहाँ से समझनी है। मैं एक चीज आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो जो चीज अपने क्रिस्टल में फिट हो जाती है, क्रिस्टल में फिट होने का मतलब है कि कोई चीज अपने क्रिस्टल में यदि फिट हो गई, मान लो ये मेरी 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां इसके अंदर फिट हो गई, ठीक है। अब मैं इनको गलाने के सोचूं ना तो इजीली नहीं गलेगी, लेकिन अब आप खुद ये सोचो कि अब मेरे पास ये 5 उंगलियां है और मैं इसके अंदर 3 उंगलियां डाल के इनको फिट करने की सोचूं अच्छे से, तो बताओ ये फिट हो जाएगा क्या? नहीं। एक तो ये 5 उंगलियों का जोड़ है और एक ये 3 उंगलियों का जोड़ है, आसानी से पिघलाने के वाला काम किस में होगा? तो 3 उंगली को आप आसानी से पिघला सकते हो, मतलब मेल्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 5 मुट्ठी जो ये बना हुआ है, 5 का जोड़ा जो ये बना हुआ है, 5 उंगलियों का, इसको आप गला नहीं सकते। तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपने लेटिस में फिट हो जाता है, मतलब अपने क्रिस्टल जालक के अंदर फिट हो जाता है, उसको आसानी से आप गला नहीं सकते। लेकिन जो आसानी से बैठता ही नहीं है अपने क्रिस्टल में, उसको इधर भी देखो, इस तरफ CH3 आ रहा है, इस तरफ COOH आ रहा है, तो इधर CH3 और इधर COOH दोनों सेम साइड है, जबकि यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड है। तो होता क्या है, सुनना, तो मैं अब आपको एक ट्रिक
ये समझाना चाह रहा हूँ, अपने आप अभी सारी बातें निकल के आ जाएगी। क्या है कि सम संख्या वाले जितने भी कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन सभी का विषम संख्या वाले से ज्यादा होता है। क्या? ठीक है, सम विषम मतलब सम संख्या वाले जितने भी हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना जो अच्छे से फिट होगा वो उतना ही ज्यादा क्या रखेगा, एम्प्टी रखेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अपने क्रिस्टल के अंदर अच्छे से फिट हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो अपने क्रिस्टल में फिट नहीं होगा। आई बात समझ में? फिट जब ये हो जाएगा और ये नहीं होगा तो जो फिट हो गया उसका एम्पी ज़्यादा होगा। तो मैं बोलूँ आपको कि एक ब्यूटेनोइक एसिड दे दूँ और एक पेंटेनोइक एसिड दे दूँ, तो बोलूँ ब्यूटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस टाइप का अरेंजमेंट है, या फिर मैं आपको बोलूँ तो सम संख्या में कार्बन है। अरे ये बात समझ में, सम संख्या में कार्बन है। मेरी बात आ गई समझ में? तो ये इस तरीके से क्या आप याद रखना, सम संख्या आप जानते हो जैसे 2 4 5 2 4 6 8 10, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रख लोगे याद। तो आपको मैंने मेल्टिंग पॉइंट खत्म कर दिया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आज अपने खत्म कर दी। अब इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी आपको मैं अगले क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, तो तब तक के लिए वेट करो, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो चुका है, ठीक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।